क्या आज इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर बरी होकर आवाम से खिताब करेंगे? बड़ा इंकशाफ इमरान खान के लॉयर्स का, साथ साथ अ केस ऑफ होली फ्लाइंग काउज, यानी उड़ान पकड़ती हुई दीनी गायें, यानी अल्लाह मियां की गायें हवा में। क्या हुआ उन गायों का, उस पर ही बात करेंगे। मगर पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इमरान खान के लॉयर सलमान सफदर उनकी बहनों के हमरा बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो पहले आपको सुनाते हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या करवटें लपेटें ये सब चीज आई हैं वो हम सब जानते हैं। इसको किस तरीके से दबाया गया है, इस केस को बढ़ाया गया है, इस केस को चश्मदीद गवाह किस तरह पेश किए गए, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ था, सब कुछ आप जानते हैं। मगर पहले सुने सलमान सफदर को और वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद अलीमा खान का क्या रिस्पॉन्स आया वो सुने, और फिर आपको हम बताते हैं कि हो क्या रहा है। हम उम्मीद करते हैं सरकार आए या ना आए, सरकार की तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, कल अलकादिर केस में डिजर्व करते हैं मियां बीवी के उनका ये फैसला कल आ जाए और फाइनली कल वो अडयाला जेल से बाहर आके यहाँ खड़े होके आप लोगों से बात करें। तो सलमान सफदर, इमरान खान के मंजे हुए डटे हुए लॉयर, और ये थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, थोड़े पुरइत्मीनान लग रहे थे। बहुत अरसा हो गया, 2 साल से ऊपर इमरान खान को देखे हुए हो गए, मगर उनका जो केस है या केसेस जो है उनके खिलाफ 300 केसेस हैं, वो अभी तक जारी हैं। इसके बावजूद उनके जो लॉयर हैं इस केस के अंदर ये कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आप कल इमरान खान को हमारे साथ यहां पे खड़ा हुआ देखेंगे। अब इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ अभी भी निशाना मौजूद है इमरान खान का। वो कह रहे हैं कि जो केसेस हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इनको एक मुकामी और बैरूनी साजिश के तहत निकाला गया, इक्तदार से हटाया गया, और नवंबर 2022 के अंदर ये कानूनी कार्रवाइयां इनके खिलाफ शुरू हुई थी और इनको निशाना बनाया गया है। उनके ऊपर एक तरीके से इनके हकूक के ऊपर को पामाल किया गया है और जो तशद्दुद है वो बरकरार रखा गया है। और साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि सिर्फ इनको और इनकी अहलिया ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जब इतने बड़े बड़े मुजरिम डकैत, नवाज शरीफ का नाम लिया, आसिफ अली जरदारी का नाम लिया, उन्होंने तोशेखाना को खाली कर दिया, यानी खंडर कर दिया बिल्कुल उन्होंने, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम या ऐसे केसेस नहीं किए गए जैसा तोशेखाना 2 केस के अंदर। ना सिर्फ उन्होंने, ये तो मोबाइल फोन चोरी करके चले गए थे। शाहिद खकान अब्बासी के बेटे हुआवे के मोबाइल फोन तक उन्होंने नहीं छोड़े। तो आप खुद ही लगा लें कि किस विक्टिमाइजेशन, किस लेवल के ऊपर ये विक्टिमाइजेशन पहुंच चुकी है। और क्या होगा, क्या इमरान खान वाकई में खड़े होंगे आज और खिताब करेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो इस निजाम के अहलकार हैं, जो सहूलतकार हैं, वो इतने इंट्रेंच हो चुके हैं और इतने अपनी ताकत के नशे में अंधे हो चुके हैं कि कोई और रास्ता और कोई और चारा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। साथ साथ इमरान खान ने जो तिरा के अंदर ये बमबारी हुई है, और कह रहे हैं कि तकरीबन 35 के करीब लोग शहीद हुए हैं। फिगर चल रहा था 20 से, फिर 25 हुआ और अब 35 की खबरें आ रही हैं। मगर चलें आप कंजर्वेटिवली ये भी कह लें कि जी कम से कम अगर 25 लोग भी शहीद हुए हैं इसके अंदर, उसके अंदर बच्चे हैं जिनकी उम्रें हैं 1.5 साल, कुछ महीने के बच्चे भी उसके अंदर शामिल हैं, और उन सबको दहशतगर्द कराने की एक मुहिम चल रही है जिसके अंदर ये सब प्रो जायनिस्ट अकाउंट, ये प्रो मिलिट्री अकाउंट जितने हैं, जिसके अंदर ये एक कैरेक्टर है नटसैक, FJ नटसैक, जेफरी,
जाफरी साहब हैं, ये कराची से, और ये बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के कामों के अंदर मुलविस हैं। इन्होंने 2021 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर भी अपना बड़ा इन्होंने एक ट्वीटिंग की थी जब हुकूमत गिरी थी वहां पे, और ये अपने आप को एक ओसेंट अकाउंट के तौर पे प्रमोट करते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे, मगर अपना नाम तक ही पूरा सही नहीं करते। फरहान जाफरी साहब हैं ये कोई, और ये इन्होंने एक लगाई हुई है कि जी मारो, बमबारी करो, इजराइल को तस्लीम करो और इमरान खान के ऊपर सब मलबा गिराओ। इमरान खान ने आके ये दहशतगर्द यहाँ पे सेटल किए थे 2022 के अंदर। इमरान खान की हुकूमत चली गई थी, गिर गई थी, और वो चीखे मार रहे थे कि भाई इनको यहाँ पे मत लेके आओ, तब उन्होंने किए थे। हाँ, इमरान खान ने गलतियां बड़ी की। फैसल, ये जनरल फैज हमीद फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी गलती थी। बाजवा, उसकी एक्सटेंशन एक बहुत बड़ी गलती थी, और फिर एंड के अंदर बाजवा ने वही किया जो बाजवा करता है, और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। बाजवा के बाद जो आया वो भी उसी की गली के अंदर चलता रहा। और हाँ सही है, वो इतना उसके ऊपर इतना रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर नहीं था, बाजवा भी नहीं था, बट हालात आपके सामने हैं। और हालात ये हैं कि अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी हो रही है, अपने ही लोगों को शहीद किया जा रहा है। अब अली अमीन गंदापुर भी आया है, इसने ही बात की है, मगर पहले अलीमा खान की जुबानी सुने कि इमरान खान ने स्पेसिफिकली तिरा के अंदर ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान ने, और आज बहुत दुखी थे और बड़े दुख का इजहार किया है, जो तीरा में बच्चे और ख़वातीन की शहादत हुई है वहाँ पे, और उन्होंने कई दफ़ा आके इस चीज़ पे बात की, और उन्होंने ये कहा कि मैं 1 साल से इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ, बारी बारी पैगाम भिजवा रहा हूँ कि देखें यहाँ ऑपरेशन ना करें, यहाँ पे कोलैटरल डैमेज होगा, और कोलैटरल डैमेज के नतीजे में जो नफ़रतें पैदा होती हैं, और जब नफ़रतें पैदा होंगी तो जो दहशतगर्दी है उसको तूल में लेगी। तो ये थी इमरान खान की बहन अलीमा खान, और वो कह रही थी कि इमरान खान को बहुत शदीद दुख है, और केपी हुकूमत एक तरीके से एक सांझे में फंस गई है। और क्योंकि इन्होंने पहले अपना एक फर्म स्टांस नहीं लिया कि हम इस मिलिट्री एक्शन के खिलाफ हैं, तो इसलिए अब इनको इसका सफर भी करना पड़ेगा, और ये सफर कर रहे हैं। अब अली अमीन गंदापुर ने 1 करोड़ बेसिकली इमदाद, यानी 35, अगर 25 लोग हैं तो 25 करोड़ रुपए, 35 लोग हैं तो 35 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए हर उस बंदे के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो शहीद हुआ है इसके अंदर, उसके लिए नामजद किए हैं। बट आप जानते हैं आप जानते हैं कि क्या हकीकत है और ये क्या हो रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है जुनैद अकबर का, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अंदर की जो लड़ाई है, इख्तिलाफ है, उसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। पहले वो बयान सुने और फिर गुफ्तगू को थोड़ा और मजीद आगे बढ़ाते हैं। जो क़यादत आहद खान साहब के साथ कड़ी है ना, 9 मई के बाद हर बंदे ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की। वो शायद बाहर के लोगों को अंदाजा नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी ऑफर दी है। जिस तरह मैंने बात की कि हम एक MNA को 1-1 अरब रुपए किया है, के बावजूद इसके कम लोअर मिडिल क्लास के लोग, हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत है ना, बहुत बड़ी पैसे है ना। तो हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हमें 1-1 अरब रुपए ऑफर किया गया, जो बहुत बड़ी रकम है हर इंसान, किसी भी इंसान के लिए हो, मिडिल क्लास हो नहीं हो। 1 अरब रुपए, यानी आप लगा लेना कितने डॉलर हो गए 1 अरब रुपए, इससे अगर आप करते हैं तो तकरीबन 3-3.5 मिलियन डॉलर फी बंदे को ऑफर किया गया कि इमरान खान को छोड़ दो और हमारे साथ आके मिल जाओ, और हमने वो नहीं किया, ये कह रहे हैं जुनैद अकबर। तो हमारा जो वो पूरा वो है जुनैद अकबर के मुताबिक इमरान खान के साथ हम मिले हुए हैं। अच्छा, जुनैद अकबर का भी स्टेटमेंट आया है, तैमूर झगड़ा का भी स्टेटमेंट आया है 27 सितंबर को, जो बहुत बड़ा ये एक रैली करने जा रहे हैं पेशावर के अंदर। तैमूर झगड़ा को भी सुने, ये भी डटा हुआ है, लगा हुआ है, और फिर बताता हूं कि हो क्या रहा है। कि 27 सितंबर को इमरान खान ने जलसा क्यों बुलाया और पेशावर में क्यों बुलाया। बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि चूंकि आपकी नाराजगी है, आप और लोगों को इसमें एफर्ट करने दें। 2-3 चीजें कहना जरूरी है। सबसे पहली चीज, ये इमरान खान का जलसा है। दूसरी चीज,
ये पेशावर में, और पेशावर इमरान खान का गढ़ है, और पेशावर वो जगह है जिसने 2024 के इलेक्शन में इमरान खान को क्लीन स्वीप दिया है। और तीसरी चीज, जब इमरान खान की बात होगी तो फिर हमारे अपने इख्तलाफात या हमारी अंदर की नाराजगियां वो बेमानी होंगी। इमरान खान के लिए हम सब फ्रंट फुट पे आएंगे। तो अब एक कंसेंसस फॉर्म हो रहा है। जुनैद अकबर भी एक उनके ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं थे। तैमूर जगड़ा को तो अपने ही लोगों ने धोखा दिया, मगर तैमूर जगड़ा कह रहा है कि मैं इन सब चीजों को साइड पे रख रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि हम सब एक हैं इमरान खान के लिए, उनकी रिहाई के लिए। और 27 सितंबर को ये जो जलसा होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा जलसा जिसके अंदर अली मीन गंदापुर ने खुद ही कहा है कि मैं मेजबानी करूंगा इसकी, वो भी उसकी भी हिमायत और सपोर्ट के लिए सब उतर आए। झगड़ा साहब जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर्स और अपना केस जो है इनकी जो पेशावर के अंदर इनके जो मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया था, अब वो फॉर्म्स भी हमारे सामने आ गए हैं सब, वो उन चीजों को लेकर ये अभी तक लड़ रहे हैं और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से कह रहे हैं कि इसकी आप समाअत करें, ये केस सुने आप जो ये हमारे साथ धांधली हुई है। अब 19 माह होने को आ रहे हैं, केसेस तो दूर की बात है, अब तो अगली आईनी तरमीम के ऊपर बात हो रही है। मगर फिर भी तैमूर जगड़ा जैसे लोग अभी भी मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो निजाम है फॉर्म 47 वाला वो अपनी कोशिशें कर रहा है। और वो कोशिशें क्या हैं? वो कोशिशें ये हैं कि पाकिस्तान ने एक फाइनेंस डील साइन की है बैंक्स के साथ मिलकर, ये जो सर्कुलर डेट है उसको थोड़ा कम करने के लिए, उसको मैनेजेबल करने के लिए 1.27 खरब यानी 1.27 ट्रिलियन रुपीस की ये फाइनेंसिंग डील है। और इसके बाद जो ये और कर्जा उठाया जा रहा है, एक और कर्जे को पे करने के लिए, वो आके गिरेगा लोगों के ऊपर। बेसिकली जो आपकी हुकूमत है उसके ऊपर इसका मलबा नहीं गिरेगा, जो आम आदमी है, शहरी है, और पर बिलिंग सरचार्ज अब इसके ऊपर कितना बनेगा? 3 रुपए 23 पैसे पर यूनिट आपका जो महाना बिल है उसके अंदर इजाफा होने जा रहा है। ये 1.27 खरब रुपए की जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट 18 कमर्शियल बैंक के कंसोर्टियम के साथ साइन की गई है, और सर्कुलर डेट को बढ़ाने के लिए और इस चीज को और घटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर आपके पहुंचे में अमेरिका, वहां से उन्होंने एक वर्चुअल साइनिंग सेरेमनी की एक कर्जे के लिए। तो भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, बन के आया हूं तेरे दर पे मैं सवाली। और ये सिर्फ अब अपना हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे नहीं गए, ये 18 कमर्शियल बैंक्स के दर पे गए, उनसे कहा कि देखें हमें तो वैसे ही कोई अब लोन नहीं दे रहा, चाइना ने भी हमें सर्कुलर डेट्स जो हैं, रोल ओवर डेट्स करने से अब इनकार कर दिया है, तो आप ही प्लीज हमें दे दें। और हम परपेचुअल भिखारी हैं, भिखारियों को लेके आएंगे तो भीख ही मांगेंगे ना वो लोग, तो बेसिकली पैसे आपके पास वैसे ही नहीं है। जो आपके पास जो भी मलबा था आपके पास पिछले 3 साल के अंदर 2022 से लेके अब तक, आपकी इकोनॉमी इज डन। वेंटिलेटर तो दूर की बात, यहां पे तो आके ये बैंक्स इस चीज के ऊपर हो रही है क्योंकि कोई और आपको लोन्स देने के लिए, डेट आपका रीस्केड्यूलिंग करने के लिए तैयार नहीं है। इनिशियली था प्लान कि जी लोन को हम लाइबिलिटीज के तहत किसी तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वेवर्स निकालेंगे 380 अरब रुपए के, यानी यहाँ की डारोनॉमिक्स, इसाक डार का पता है ना आपको क्या करता था? वो इधर का उधर, उधर का इधर, किचड़ी किचड़ी किचड़ी, और फिर एंड के अंदर आके सब कुछ ठप। अब ये जो नया बैंक लिया गया 18 कमर्शियल बैंक्स के अंदर, HBL भी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है, MCB भी है, मिजान बैंक भी है, बैंक अल-फलाह भी है। What is going on? फिस्कल डिसिप्लिन पावर सेक्टर में दोबारा बरकरार रखने के लिए ये सब इकदाम लिए जा रहे हैं, और IMF प्रोग्राम की शर्तें मंजूर करने के लिए प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी कि आपका इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, आप इस मुर्दा लाश को, हाथी को, मरे हुए हाथी को जो आप घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर पैसे फेंक के आग लगा के, उसका क्या फायदा होगा?
भर दे झोली मेरी IMF, यही होगा। और एक तरफ वहां से लोन मांगे जा रहा है, एक तरफ और कशकोल निकाल ली गई है। ये तो कशकोल नहीं है, ये तो एक वो है, बोल है, कशकोल निकाल ली गई है और वो IMF के सामने लेके गए हैं कि जी हमें जो ये अभी सैलाब आए हैं, इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी की और तबाही होगी, उसके लिए भी आप हमें प्लीज लोन दे दें। भर दे मेरी झोली एक बार फिर IMF। लोन्स पे लोन्स पे लोन्स पे लोन्स पे लोन्स, यानी जब ये लोग जाएंगे तो जो अगली हुकूमत आएगी, खैर पहले तो इन लोगों का जाने का कोई इरादा मुझे लग नहीं रहा, मगर जो अगली हुकूमत आने वाली है उस पे क्या अजाब आएगा। कैन यू इमेजिन? वो था ना राम जाने, एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, राम जाने। कहते हैं लोग मुझे राम जाने, तो ये हमारे राम जाने भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, और सिर्फ राम राम पे ही ये मुल्क चल रहा है, नाउजुबिल्ला। इसके अलावा एक जुआ है, एक धंधा है। और अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक केस रजिस्टर किया है 3 लोगों के खिलाफ। ये केस चल रहा था, डकी भाई भी आपको याद होगा, उनके ऊपर भी इल्जाम लगा था कि जुए की एप्स को प्रमोट कर रहे थे। रजब भट्ट, अनस अली और हुनैरा करके एक हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उनके खिलाफ ये जुआ और गैम्बलिंग एप्स जो है इनको प्रमोट करने के सिलसिले के अंदर पेका के तहत, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, फ्रॉड और अदर रेलेवेंट लॉज के तहत इनके ऊपर केस डाला गया है। और लोगों ने जो इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फॉलोअर्स को कि चुंगल में फंस गए, उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए अपने जाया किए हैं, उसके बाद उनके ऊपर केस लगा है। मगर आप याद रखें कि बड़ा सट्टा तो एक और लेवल पे हो रहा है ना, वो तो यानी जो हमारे छोटा पी हैं, PCB के चेयरमैन, जो एडवर्ट्स मैचेस के दौरान जो एड्स आते हैं उसके अंदर जो गैम्बलिंग एप्स हैं उसका कुछ नहीं। तो गैम्बलिंग तो चल रही है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी है, मगर नीचे से जो ये इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स है ना, जो नीचे वाला हिसाब करते हैं, उनको बस पकड़ के रखो, उनको टारगेट करो और पैसे वसूल करने की कोशिश करो। बड़ा डाका नो प्रॉब्लम, बड़ा जुर्म नो प्रॉब्लम, मगर कोई छोटा मुजरिम नजर आ जाए उसको मत छोड़ना, या अगर मुजरिम नहीं भी है तो देखा जाएगा फिर क्या होगा और क्या हो सकता है। एक खबर थी 2024 अप्रैल 2024 को ये खबर आई थी, और ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। एक्चुअली खबर तो थी पहले की, इंपोर्ट हुआ था ये सब कुछ मलबा 2000 जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे 2023 के अंदर। ये एक अजीब केस था, ब्राजीलियन गाय कैटल को स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो हमारे सिपा सालार नंबर 1 का एक प्राइमरी एक वो था बुटीक सेंट्रल इकोनॉमिक गेटवे प्रोजेक्ट था, जिसके तहत $100 अरब आने थे, मगर $100 अरब नहीं आए। खैर $1 अरब भी नहीं आया मगर गायें आई 9044 मील का सफर तय करके, एक बोइंग 747 बोइंग 747 के अंदर कोई 100-150 गायें आई, साओ पाउलो ब्राजील से सियालकोट का सफर तय करके। ये दुनिया की तारीख के अंदर सबसे तवील तरीन जहाजी एयरलिफ्ट सफर था गाय के लिए, या ऐसी गायों के लिए। और इसके अंदर स्टॉप्स हुए, अंगोला में स्टॉप ओवर हुआ उन गायों का, वो दीनी रूहानी उड़ती हुई गायें, हवाई गायें जो थी वो अंगोला में रुकी, अफ्रीका में, फिर वो ओमान में उन्होंने रुकी और रिकॉर्ड सेट किया उन्होंने जब वो सियालकोट के अंदर लैंड किया। ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्लेन था जिनके अंदर लेके आने के अंदर ही पता नहीं कितने $1 मिलियन लगे होंगे इन गायों को, इतना तवील रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। और वो इंपोर्ट की गई थी, फैसिलिटेट की गई थी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो ग्रीन पाकिस्तान लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव है, GPLI। अब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर एक तरफ आप चोलिस्तान को हरियाल करना चाह रहे थे,
वहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट की, वहां पे भी आंख मटकियां और एक वो जो नहीं वीडियोस बनती हैं चोलिस्तान की वादियां तो नहीं है, वो तो बंजर जमीन है, उसके ऊपर हरियाली गुल खिलाने की कोशिशें की गई। तो खैर वो एक उसका चैप्टर था। दूसरा इससे पहले एक चैप्टर था ग्रीन पाकिस्तान लाइवस्टॉक इनिशिएटिव्स के तहत आप ये ब्राजील sao पाउलो से ये गाय लेके आए 9000 मील का सफर तय करके, और पाकिस्तान में आके उनको ब्रीड किया जाए, और क्योंकि उनकी क्वालिटी और जेनेटिक ज्यादा बेहतर है पाकिस्तानी गायों से, कि पाकिस्तानी गायें तो तशद्दुद और सैलाब और करप्शन और पता नहीं किन किन चीजों के थ्रू गुजर रही हैं, तो उनके तहत इंपोर्ट करके ब्राजील से आप ये गायें लेके आए और आपने ये गायें सियालकोट पहुंचाई। और उसके बाद क्या हुआ इन गायों का, इसके अंदर 9 मुख्तलिफ वैरायटीज थी, ब्रीड्स थी, और बेसिकली मकसद ये था कि जी अपना जो आपका लोकल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, मरा हुआ घसीटा हुआ बिल्कुल ही, उसको आप थोड़ा एलिवेट करें, उसके अंदर थोड़ा जरा ब्राजीलियन टच डालें। अगर इनका बस चले तो ये पूरा ब्राजील उठा के इधर ले आए और ये उठा के उधर भेज दें, क्योंकि वो ऑब्वियसली और भी रिकॉर्ड्स ये लोग सेट करें। मगर सवाल अब ये बनता है बुनियादी, अब 1.5 साल हो गया है इन गायों को पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट किए हुए, 1.5 साल होने को आ गया है, और ये सियालकोट एयरपोर्ट से ओकाड़ा इनको लेके जाया गया। वो 9000 मील का सफर तय करने के बाद सियालकोट पहुंची है गायें, और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया गया ओकाड़ा, और वहां पे इनको क्वारंटीन में रखा गया 2 हफ्ते के लिए, देखने के लिए कोई इनके जरासीम तो नहीं आ गए, ब्राजील से कोई ये स्पेशल डिजीजेस तो नहीं लेके आ गई जो हमारी गायों को हरामी कर देंगी। और अब उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी गायें कितनी नेक्स्ट लेवल, उनका जो गंडपन है वो कितना लेवल है उनका, और ब्राजील से गायें इसको जो लेके आए हैं आप इस कैटल को, उसकी एडजस्टमेंट। अब सवाल ये है क्या हुआ इन गायों का, ये गायें किधर हैं, और क्या अभी तक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इन्हें फैसिलिटेट कर रही है, इनकी अपकीप, इनकी देखभाल, जो आपके सेट वो थे, क्या उससे कोई 1 साल के अंदर कोई चमत्कार हुआ है? 1.5 साल के अंदर क्या और गायें पैदा हुई हैं? वो जो मिलाप था पाकिस्तानी और ब्राजीलियन गायों का, और इसका नेशनल एक्सचेकर को क्या फायदा पड़ा है? आई नो दीज आर ट्रिवियल क्वेश्चंस, बट इट्स ऑल्सो एम्ब्लेमेटिक। मैं किसी से जिक्र कर रहा था इन गायों का कुछ अर्से पहले, तो कहता है इट्स अ नॉन इश्यू, ये तो होता रहता है, पहले भी हम ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट करते हैं, हम और जगहों से भी इंपोर्ट करते हैं, मगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने ये इकदाम पहली बार लिया, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग इकदाम था। 150 गायें, 9000 मील, स्पेशल बोइंग 747 में ओकाड़ा में उन्हें रखा गया, उनको पता नहीं क्या क्या उनके साथ उनके लिए किया गया होगा। तो क्या हुआ उन गायों का? क्योंकि जो उन गायों की कहानी है वही एक तरीके से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कहानी है। बात शुरू हुई थी 100 अरब से, कोई 2-2.5 साल पहले। 100 अरब डॉलर, रुपए नहीं, डॉलर की सरमायाकारी आएगी पाकिस्तान में। इस मुल्क के दिन बदल जाएंगे, दिन तो बदले इस मुल्क के, मगर वो 100 अरब डॉलर नहीं आया। इनफैक्ट बात हुई थी कि अल्बैक चिकन भी आएगा फ्रैंचाइज सऊदी अरब से, वो भी नहीं आया, मगर गायें जरूर आई। तो सवाल ये बनता है कि क्या हुआ इन होली काउस का, फ्लाइंग होली काउस का क्या हुआ? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा एक अपडेट के साथ आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।